ये गाना कहीं दूर किसी पड़ोसी के यहाँ बज रहा था, मगर ये गाना सीधे मेरे दिल में घुस रहा था, सीधे दिल में उतर रहा था। और न जाने कब यादों के दर्द ने इतना जकड़ लिया मुझे कि मेरी आंखें नम हो गई और मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कश्मीर को बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ। मैं यादों के दायरे में इतना खो गया कि मुझे इतना पता भी नहीं चला कि मैं रो रहा हूँ। मैं अभी अपने आंसुओं को अपने रुमाल के सुपर्द कर रहा था कि उस टाइम एकदम मेरी बेटी, जो उस टाइम 10-12 साल की थी, वो दौड़ के कमरे में आई और कुछ उसने मेरे से बात करनी थी। और जैसे उसने मुझे पुकारा और सामने देखा कि मेरी आंखें गीली है, और उसको लगा कि पापा किसी याद में खो के ही रो रहे होंगे। उसने एक माँ की तरह के मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेके बोली, जैसे एक माँ पूछती है, पापा क्या हुआ, क्यों रो रहे? मैंने हंसने की नाकाम कोशिश करके कहा, कुछ नहीं बेटे। और एकदम उसके कानों में भी उस गाने की आवाज पड़ी। उसने कहा, समझ गई पापा, कश्मीर की याद आ रही है। कहते हैं ना कि बच्चे जब बड़े होते तो आपके दोस्त बनते हैं, और उस टाइम यही लगा कि मेरे सामने एक बेटी नहीं, एक माँ ही दोस्त है। मैंने आंखों से इशारा किया, हाँ। उसने कहा, फिर क्या हुआ, चलो चलते हैं। मैं तो बोलती हूँ आपको, एक बार अपने कश्मीर ले जाइए ना, आप अपने घर, अपने सोपोर ले जाइए। इतनी बातें करते हो, हम भी तो देखें क्या है उसमें कि जो मेरे पापा की आंखों में आंसू ला रहा है। उसकी ये बात सुन के न जाने कहां से मुझे हिम्मत सी आ गई और मैं ये सोचने लगा कि हाँ, मुझे चलना चाहिए कश्मीर एक बार फिर, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए कि मैं कहां पे पैदा हुआ था। मगर अंदर शायद कोई यकीन नहीं था, कहीं यकीन खो सा गया था। न जाने क्यों लगता था कि वो 15 साल पहले जब मैं छुप छुपा के उस काली रात में कश्मीर को जब छोड़ के, जब उस डरावने माहौल से, जहां चारों तरफ आवाजें ही आवाजें थी और मेरी मौत की आवाजें लग रही थी, न जाने वो यकीन वहीं पे क्यों छूट गया था। उस यकीन को समेट के मैंने अपनी बीवी से बात की कि एक बार कश्मीर चलें। मां, जैसे ही मैंने ये बात की, यकीन मानिए, मुझे लगा कि जैसे मैंने उस पर कोई बॉम्ब फेंक दिया हो। एकदम उछल के बोलने की, क्या बोल रहे हैं आप, कश्मीर के लोग वहां से निकल रहे हैं और आप चाहते हो कि कश्मीर चले जाएं। पीछे से मेरी बेटी ने आके कहा, ममा हम जाएंगे कश्मीर। हाँ भी चलोगे और भाई भी चलेगा। ममा ने मेरी ओर देखा, मैंने आंखों से इशारा किया, हाँ। तो मेरी बीवी ने एकदम कह दिया, जहां आप वहां हम, चलते हैं, प्रोग्राम बनाइए। यकीन मानिए, मुझे लगा कि जैसे एक बच्चे को खिलाना दिया जाता है, वो कितना खुश होता है, और यही मेरे साथ हुआ। मैं एक खुशी महसूस इतनी करने लगा कि आई वांटेड जस्ट कि मैं उस टाइम उड़ना चाहता था, उड़ के कश्मीर पहुंच जाना चाहता था। 10-15 दिन के बाद हमने प्रोग्राम बनाया और मैंने कहा कि हम अपनी गाड़ी में जाएंगे। और मिसेस ने ये बोला कि हमारी गाड़ी का नंबर तो उस टाइम दिल्ली का नंबर था, कि दिल्ली का नंबर है, वहां दिक्कत हो जाएगी, पता नहीं लोग कहीं पे पत्थर न फेंके, कुछ न फेंके। मैंने कहा कुछ ऐसा नहीं होगा। न जाने क्यों एक यकीन सा आने लगा, जो एक पहले मुझे खौफ सा था, एक दरार सी थी, बट वो दरार मिटने लगी, यही सोच के कि मैं अपने वतन, अपने कश्मीर एक बार फिर जा रहा हूँ। हम जम्मू पहुंचे। जम्मू मेरे पापा रहते हैं, मेरे ब्रदर वहां रहते हैं, भाई रहते हैं वहां, बड़े भैया। हम जम्मू पहुंचे और मैंने जैसे ही बड़े भैया से बात की कि मैं कश्मीर जा रहा हूं, तो एकदम उछल के मेरे सामने
इस तरह झपटे जैसे लग रहा था एक बार मेरे गाल पे जोर का थप्पड़ झाड़ देंगे। उनके मुंह से निकला, एकदम पागल हो गया, का यूं कह दे मरने जा रहा हूं। कहा नहीं भाई, अपने घर जा रहा हूं। फिर एक बार उन्हें बोला, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैंने कहा बच्चों के साथ जा रहा हूं, बच्चों को लेके जा रहा हूं। उसने कहा अभी तो यकीनन तेरे को मैं मारूंगा, तू खुदकशी करने जा रहा हूं, बच्चों को भी साथ लेके जा रहा। वो इतनी एक यकीन की एक ऐसी खाई टूट चुकी थी, एक ऐसी वो पुल टूट चुका था कि एक बड़ी सी खाई बन चुकी थी और कोई यकीन करने को तैयार नहीं था कि मैं 15 साल के बाद अगर कश्मीर जाऊं तो शायद जिंदा न लौट जाऊं। पता नहीं ये ऐसा क्यों उस टाइम होता था, मगर न जाने क्यों मेरी मोहब्बत इन चीज़ों पे इतनी ज़्यादा ऊपर आ चुकी थी। मेरा मोहब्बत जो कश्मीर के लिए था उन चीज़ों को सोच ही नहीं रहा था। तो मेरे भाई ने कहा कि पापा से पूछ लो, और उसको ये यकीन था कि मेरे पापा इनकार कर देंगे और मैं कश्मीर नहीं जा पाऊंगा। मैंने अपनी हिम्मत बटोरी, दुआ की, और उसके बाद पापा के सामने जैसे गया मैं कुछ बोल नहीं पाया। उन्हें मेरी ओर देख के मुस्कुरा के कहा, बोलो क्या कुछ बोलना चाहते हो? कुछ इज्जत, कुछ डर, मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। उसने दोबारा पूछा मेरे पापा ने। मैं उनके चरणों में बैठा हुआ था, वो बेड पे बैठे थे, मैं नीचे बैठा था उनके चरणों में। तो मैंने उनके चरण पकड़ के बोला, पापा मैं कल कश्मीर जाना चाहता हूँ बच्चों के साथ। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं ये बोलूंगा एकदम वो गुस्से से कुछ बोल पड़ेंगे, मगर वो मुस्कुराए और मुस्कुराहट और गहरी होती गई, और गहरी मुस्कुराहट से उन्होंने बोल दिया, जाओ, खुशी से जाओ, बच्चों को भी अपना घर दिखा देना, मगर घर के अंदर नहीं जाना। यकीन मानिए मेरे को लगा कि जैसे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली हो, एक ऐसी ब्लेसिंग मिली है। और मैंने उनके चरणों को चूमा और वहां से खड़ा हो गया और भाई के पास गया। भाई को बोला, पापा जी ने इजाजत दी है? कह नहीं बोला, उसके मुंह से भी निकला कि जब पापा जी ने कहा तो समझो भगवान ने कहा। मगर एक बात यह है, तुम अपनी गाड़ी नहीं ले जाओगे क्योंकि उसका दिल्ली का नंबर है, तो मेरी गाड़ी ले जाओ क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर जेके का नंबर है। इतना मैं मान गया और मैं रात भर सो नहीं पाया, ये सोच के कि कल मैं कश्मीर जा रहा हूं अपने वतन 15 साल के बाद। दूसरे दिन हम लोग सुबह सुबह तैयारी करके निकले वहां से, और जैसे ही मैं जम्मू छोड़ के जब पहाड़ों की ओर बढ़ने लगा तो मेरे अंदर एक खुशी नाच रही थी। खौफ का कोई भी एक तिनका नहीं था, मगर सिर्फ खुशी थी। मगर मैं अपनी बीवी की आंखों में खौफ देख रहा था। मेरी बिटिया में भी कहीं ना कहीं एक खौफ का दायरा कहीं छुपा हुआ था, मगर मेरा बेटा जो बिल्कुल छोटा था उसको इन बातों का कोई इल्म नहीं था। मैंने अपनी बीवी से पूछा, डर लग रहा क्या? उसने कहा बिल्कुल नहीं। मैं कहा आपकी आंखों से झलक रहा। फिर उसने वही अल्फाज दोहराए जो हमेशा दोहराती, जहां आप वहां मैं, मुझे यकीन है आप पे हो, बाबा पे, साईं बाबा। उन सड़कों पे जब मैं बचपन में ही पहले जाया करता था, आज 15 साल के बाद फिर वही नेशनल हाईवे, मैं मोहम्मद रफ़ी के गाने अपनी गाड़ी में लगाए थे और उनमें से गाना आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, वो गाना भी चल रहा था जो उसी सड़क पे फिल्माया गया था, और हम बचपन में बड़े शौक से उस गाने को देखा करते थे। काजीगुंड पहुंच के पहले बानेहाल टनल को जब हम क्रॉस कर रहे थे तो उस टाइम मैं यही सोच रहा था, जब मैं टनल के पार जाऊंगा तो क्या करूं। मैं कुछ आई वांटेड टू डू द डिफरेंट, उस टाइम कुछ अलग सा करना चाहता था ताकि मैं अपनी खुशी का इजहार कर सकूं। मैं अपनी खुशी को इतना बाहर लाऊं कि मैं जस्ट हवाओं में उड़ जाऊं। बट टनल क्रॉस करने के बाद वहां रुकने नहीं दिया जाता है, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ा। काजीगुंड पहुंचा तो वहां पे टोल भरने के लिए रुकना पड़ा।
टोल भर के आया, जैसे मैं आगे निकला मैंने गाड़ी एकदम रोकी, गाड़ी से उतरा और वहां साइड में मिट्टी उठाई, उसको डीप एक ब्रेथ ले ली, उस मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर समेट लिया और सड़क के ऊपर सजदे की हालत में मैंने अपने कश्मीर को सजदा किया। और जब मैं वापस गाड़ी में आया तो मेरी बेटी ने कहा, डैडी क्या कर रहे थे? मैंने कहा, अपने वतन को प्रणाम कर रहा था। और उस टाइम फिर मेरी आंखें गीली थी, नम थी। उन सड़कों में अपनी गाड़ी दौड़ाता रहा और यही सोच रहा था कि मैं जब श्रीनगर पहुंचूं तो उस टाइम क्या रिएक्शन होगी मेरी, उस टाइम क्या तासुरात होंगे। श्रीनगर पहुंचने के बाद जब हम केमडी बस स्टैंड के पास टेलीफोन एक्सचेंज के पास ही एक जगह रुका मैं, क्योंकि हमने कश्मीर में पहले ट्राई किया था कि कोई होटल मिले, जो मेरे कश्मीर में कुछ कुलीग्स थे उनको फ़ोन किया था मगर होटल मिला नहीं था। एक ही होटल वहाँ पे उस टाइम चल रहा था और वो भी किसी ऑडिटर डिपार्टमेंट ने वो ले लिया था कुछ, इसलिए कोई होटल नहीं मिला। मगर फिर हमने फैसला किया था कि मेरी मिसेस के मामा जी वहाँ रहते हैं, उनसे फ़ोन पे बात हो गई थी तो उनके यहाँ जाने का फैसला किया था हमने, जो श्रीनगर में ही एक मोहल्ले में रहते हैं। तो मैंने वहाँ गाड़ी रोकी, वहाँ एक पान भंडार है, शायद मिश्रा पान भंडार के नाम से है, और साथ में उनकी एक पीसीओ था, क्योंकि उस टाइम जो है प्रीपेड कनेक्शंस होते थे तो कश्मीर में प्रीपेड कनेक्शन चलता नहीं था। तो मैंने वहाँ पे जाके पीसीओ से मैंने पहले अपने पापा को फ़ोन किया कि ठीक ठाक पहुँच गया, उसके बाद मिसेस के मामा जी को फ़ोन किया कि हम लोग आ गए हैं और उनसे उनका एग्जैक्ट एड्रेस पूछा, जो हवा कदल के पास ही रहते हैं एक जगह। जैसे मैं वो बुजुर्ग से वहाँ पे उनको पूछा कि कितने पैसे हो गए, कश्मीरी में पूछा मैंने, तो वो मेरी ओर देख के बोलने लगे, कश्मीरी पंडित हो? मैंने कहा जी बिल्कुल हूँ। तो कह रहे आपसे पैसे कैसे ले लूँगा, आप तुम्हारे मेहमान हो। मैंने कहा मेहमान तो नहीं हूँ, मैं तो यहीं का हूँ। कहने लगे वापस कब जाओगे सर? मैंने कहा 7 दिन के बाद। कहते जब जो आते हैं और वापस चले जाते हैं वो मेहमान ही तो होते हैं, यही बस जाओ फिर हमारे हो जाओ। उनका ये कहना मैं उनके गले मिला। 5 रुपये बिल आई थी, मैंने 5 रुपये निकाल के दिए। वो भी जज्बातों में इतने बह गए थे कि मैंने 5 रुपये दे दिए, उन्होंने लिए नहीं, किसी हालत में नहीं माना, मगर मैंने ज़बरदस्ती की, उन्होंने ले तो लिए। कुछ देर के बाद फिर उठ के मेरे को 5 रुपये दे दिए, कहती आपका चेंज है। मैंने कहा मैं तो आपको 5 रुपये, कहते नहीं आपने 10 रुपये दिए थे। मैं हंस पड़ा, मैंने वापस लिए। वो झूठ उन्होंने इसलिए बोला था कि उसको ये लग रहा था मैं पैसे तो दे ही दूंगा और वो लेना नहीं चाहते थे। मैं बाहर आया, मेरी मिसेस ने उस टाइम वो जो मिश्रा पान भंडार थे उनसे कुछ कुरकुरे वगैरह लिए थे, तो मैंने उनको भी कश्मीरी में जब पूछा कि कितने पैसे हुए, मेरी ओर देख के बोलने लगे आप कश्मीरी पंडित हो ना? मैं कहा हाँ। कितने सालों के बाद आया? मैं कहा 15 साल के बाद आया हूँ। कहते आपसे हम पैसे लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता? अरे मैंने कहा आपको तो यार, आपने कोई फ्री में थोड़ी है, आप तो लीजिए। कहता नहीं आपसे पैसे कभी नहीं लूँगा, इतने सालों के बाद आए हो, कुछ तो मेरा भी हक बनता। तो मैंने मिसेस से उसी टाइम इशारा करके कहा, मैं कहा ये है कश्मीरी लोग, ये है कश्मीरियत। हर कोई आपको लगता है उग्रवादी है, ये है कश्मीरियत। अंदर बुजुर्ग थे, उन्होंने पैसे नहीं लिए टेलीफोन के, और ये आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं जो चीज़ें आपने खरीदी है। उसी टाइम मैंने देखा कि मेरी मिसेस में की आंखों में जो खौफ था वो एकदम हट चुका था, और उन खौफ के बादलों में एक इज्जत, एक यकीन कि पूरी एक चादर फैली हुई थी। उसको भी जबरदस्ती पैसे देके मैं वहां से निकला और अपने मामा जी के यहाँ पहुंच गए। दूसरे दिन हमने फैसला किया सोपोर जाएंगे, और मामा जी से जब जैसे ही जिक्र किया सोपोर जाना, उनकी रिएक्शन वही थी जो मेरे भाई की रिएक्शन थी। श्रीनगर में रह के वो कहते हैं सोपोर जाना, क्या बात कर रहे हैं आप सोपोर क्यों जाओगे? गुलमर्ग जाइए, पहलगाम जाइए, सोपोर क्या करने जाना? सोपोर बड़ा खतरनाक इलाका है। मैंने कहा जी सोपोर मेरा घर है, मेरे बच्चों को देखना है तो सिर्फ सोपोर देखना है, गुलमर्ग पहलगाम कभी भी देखेंगे, बस सबसे पहले हम अपना सोपोर देखेंगे, अपना घर देखेंगे। उन्होंने कहा वो घर कहाँ रहा? आपको उस घर को तो जलाया गया है,
उस पर तो कब्जा किया है किसी ने। मैंने कहा बाहर से तो देखूं वो जगह जहां कभी मेरा मंदिर था, जहां मेरा घर था, बाहर से तो देखूंगा ना, क्योंकि उस पे हमारे घर को पहले जलाया गया था। उसका जो आधा हुआ जला हुआ घर था, उस पे किसी ने वहां कब्जा कर रखा था जबरदस्ती का। दूसरे दिन जब हम निकले सोपोर की ओर, मुझे यही लग रहा था कि जस्ट मैं ये गाड़ी एकदम जहाज, हवाई जहाज बन जाए और मैं सोपोर पहुंच जाऊं। जितनी मेरी खुशी थी आंखों में, उतना ही खौफ मैंने अपनी बेटी और अपनी बीवी की आंखों में देखा। मगर मुझ पे यकीन था शायद, इसीलिए चुपचाप गाड़ी में जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। मेरा बेटा तो अपना मस्त था, ये एंजॉय कर रहा था। उसको किसी चीज का इल्म नहीं था कि हमारे दिलों में क्या बातें चल रही हैं। और मैंने सोपोर जाते जाते वही अपना फेवरेट गाना फिर अपनी गाड़ी में लगाया, जो हमेशा जब भी मैं किसी पहाड़ी पे जाता हूं तो गुनगुनाता हूं। ये वादियां, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मैं सोपोर श्रीनगर बारामूला की सड़कों पे अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था और मुझे लग रहा था कि फिर वही एक फिल्म चल रही है बचपन की, जब हम श्रीनगर से सोपोर बस में आते थे। कहाँ पे रुकती थी बस, कौन सा स्टॉप था, मैं इन्हीं ख्यालों में खोता खोता संग्रामा के पास पहुंच गया, जहां से सोपोर की ओर मुड़ते हैं। संग्रामा से बस मुड़ते ही मैंने गाड़ी रोकी, गाड़ी से नीचे उतरा। पीछे से बेटे की आवाज आई, डैडी गाड़ी में वापस बैठो। मैंने हाथ से इशारा किया रुकने को, नीचे उतरा, फिर सोपोर के सजदे किए, फिर सोपोर की फिजाओं में जो मेरे बचपन की यादें घूम रही थी उनको अपने अंदर समेट लिया। फिर आंखों ने जो है धोखा दिया, फिर नम हो गई। मैं जी भर के रोना चाहता था, जार जार रोना चाहता था उस टाइम, मगर शायद बच्चों के सामने बचपना नहीं करना चाहता था। आंसू छुपा के मैं आके गाड़ी में बैठा, बेटी से पूछा क्या हुआ, क्यों बुला रही थी। उसने बोला पापा चलो यहां से। मैं क्या हुआ बेटे। उसने कहा पापा डर लग रहा है। उसका ये कहना था, मैं एकदम सोचने लगा कि मेरे और उसके जज्बातों में, ख्यालों में इस टाइम कितना अंतर है, कितना फर्क है, कितना गहरा फर्क है। मैं जज्बातों में इतना खो चुका हूं, अपने सोपोर के, अपने वतन के, अपने बचपन में इतना खो चुका हूं, और इसके दिल में एक खौफ है, अनजान सा खौफ है। क्या इसका मतलब है कि कश्मीरियत की मौत हो चुकी है? क्या इसका यह मतलब है कि कश्मीरियत कहीं खो गई है? जरा सोचिए, जरा सोचिए, हम कहां खो गए हैं, जरा सोचिए।